राजनीति शास्त्र खंड व पाठ संख्या 4, पाठ 4 खंड बी, नाम है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस टॉपिक पर हम लोगों ने कल के क्लास में चर्चा प्रारंभ किया था और इस क्रम में हमने यह जाना कि राजनीति जो है वह सत्ता के लिए संघर्ष है। राजनीति मूलतः सत्ता का विषय है। राजनीति शास्त्र में सत्ता का संघर्ष होता है और सत्ता संघर्ष में चाहे वह कोई देश हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वह चाहता है किसी भी हथकंडा को अपनाकर, किसी भी कूटनीतिक तरीका को अपनाकर अपने सामने वाले को पीछे छोड़कर हम अपना दबदबा, अपना वर्चस्व जमा ले। इस क्रम में हमने कहा कि सत्ता के केंद्र बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी यूनानी साम्राज्य का दबदबा था तो कभी ईरानी साम्राज्य का दबदबा था, तो कभी जर्मनों का दबदबा था, तो कभी इंग्लैंड का। और इस क्रम में हमने यह कहा कि एक समय आया जब अमेरिका और सोवियत रूस का दबदबा प्रारंभ हो गया, लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के प्रभाव में कमी आ गई और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व के राजनीति पर दबदबा, वर्चस्व कायम हो गया। लेकिन जब दो देशों का दबदबा था तो हमने कहा कि दो ध्रुवीय विश्व, संपूर्ण विश्व पर एक देश का प्रभुत्व कायम हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व। लेकिन हमने कल के ही की क्लास में कहा कि आज ये सत्ता के जो केंद्र हैं छोटे छोटे कई अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं। अब दो ध्रुवीय या एक ध्रुवीय विश्व की जो परिकल्पना है वह टूट रही है। आज बहुध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था का दबदबा कायम हो रहा है। हमने कहा 1991 ईस्वी से विश्व के राजनीति में अमेरिका का दबदबा था, लेकिन आज बता दें एशिया महादेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चीन, या जिसको हम लोग चाइना कह रहे हैं, आज वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और उम्मीद है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण वैश्विक संस्थाओं का रिपोर्ट है कि 2050 ईस्वी तक अमेरिका विश्व की प्रथम आर्थिक अर्थव्यवस्था, सामरिक बने या ना बने, चीन विश्व की नंबर 1 आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में कायम हो जाएगी, बरकरार हो जाएगी, अपना दबदबा स्थापित कर लेगी। और इसीलिए कहोगे सर उदाहरण दीजिए हमको आप, तो उदाहरण क्या देना, आप जान ही रहे हैं कि विश्व के जितने भी गरीब, मजबूर, असहाय, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है, उन देशों को आर्थिक सहायता देकर, तकनीकी सहायता देकर, उनके यहाँ कल कारखाना लगाकर रोजगार के अवसर सृजन करके उन्हें अपने बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जैसा इंग्लैंड ने किया था। जैसा किसने किया? इंग्लैंड ने किया। गरीब देशों में, पिछड़े देशों में व्यापार शुरू किया और वहां के संसाधनों का दोहन किया।
चीन भी कर रहा है ना, चाहे वह पाकिस्तान का करे, बांग्लादेश का करे, म्यांमार का करे, श्रीलंका का करे, मालदीव का करे, एक तरफ से कर भी रहा है और भारत को चारों ओर से मोती की माला की तरह घेर भी रहा है। नहीं, चीन अभी एक ही कार्य को कर रहा है, वह कार्य यह है कि अपने बाजार का विस्तार कर रहा है और असहायों की सहायता देकर अपना पक्ष मजबूत कर रहा है। हालांकि इस चीन को जगाने वाला भी अमेरिका ही है कि जब अमेरिका ने चीन में 1978 ईस्वी में ओपन डोर पॉलिसी अपना लिया था, खुले द्वार की नीति चीन में लागू है और चीन में खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने लागू किया था। नहीं, निक्सन के बारे में भारत के कुछ नौजवानों का कहना था, जब जयप्रकाश नारायण गए थे पढ़ने अमेरिका में, पढ़ाऊंगा हिंदी साहित्य में, लोगों ने जयप्रकाश नारायण को निक्सन का सपोर्टर माना था। एक नारा दिया था भारत में कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। हिंदी साहित्य में चर्चा करूंगा, तुम्हें बताऊंगा। फिर मुद्दे पर आइए। तो आज अमेरिका, रूस और चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए या विश्व पर से उनके दबदबा को कम करने के लिए, उनका जो एक छत्र व्यापारिक साम्राज्य फैलता जा रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विश्व के अविकसित या विकासशील देशों के द्वारा एक नए संस्था स्थापित करने की हो रही है, जिसका नाम है क्षेत्रीय संगठन। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। मन में एक प्रश्न होगा, ये क्षेत्रीय संगठन क्या है, या क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष के देशों के द्वारा अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एक दूसरे के सहयोग से परस्पर निर्भरता पर जिस संगठन की स्थापना की जा रही है, उसी संगठन को हम क्षेत्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रीय संगठन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रिक्स। किसकी चर्चा करेंगे? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स की चर्चा करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पहला प्रश्न होगा, ये ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। B फॉर ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस या रसिया, I फॉर इंडिया, इंडिया मतलब भारत, C फॉर चीन, S फॉर साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। एक लाइन, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है और मैं तो यहां देख रहा हूं इसमें 4 महादेश का लोग हैं। नहीं, 4 ही महादेश है। ब्राजील हो गया उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। रूस हो गया यूरोप, दूर हुआ इंडिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। मतलब 4 महादेशों का जो समृद्ध देश है या जो विकासशील देश है, बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है, या दुनिया के सबसे तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला 5 देशों का संगठन है। इन 5 देशों के अंग्रेजी के पहला जो अल्फाबेट है, उसी अल्फाबेट के नाम पर इन संगठन का नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स। B फॉर
ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर सी फॉर एस फॉर साउथ अफ्रीका। स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना? मजबूत करना। अपनी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे के मदद से मजबूत करने के लिए इन 5 देशों ने एक संगठन की स्थापना किया है। ये जो ब्रिक्स शब्द है, मन में होगा किसने दिया, किसने इस ब्रिक्स शब्द को जन्म करने वाले, नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? तो गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन ये गोल्डमैन सैक्स नामक एक व्यक्ति ने वृक्ष शब्द को दिया था। कोई दिक्कत? और आपको बता दें, इस वृक्ष नामक संगठन की पहली बैठक कब हुई? 2008 में। इसको स्थापित करने के लिए, हाँ 9 से स्थापना तो 8 में ना हुआ था। वृक्ष की स्थापना कब हुई? 8 में हुई। और इसकी पृथक स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई? 8 में हुई। और 2009 से क्या होती है? प्रतिवर्ष बैठक होती। तो दिक्कत, और जिस देश में इसकी बैठक होती है वही देश इसका अगुवाई करता है। उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह इसका क्या करते हैं? नेतृत्व करने का काम करते हैं। जैसे 2020 की बात करते हैं तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। गलत से ब्रिक्स का मांग क्या है? मांग कि हम दुनिया में बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश हैं, अतः हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिया जाए। रूस है, पहले से है, लेकिन अन्य है ना, चाइना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। इसमें और है ना, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। कहता है कि 2 हम तीनों को दिया जाए, क्योंकि दुनिया में अगर तेज गति से कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अगर समृद्ध कोई है तो हम हैं। और अस्थायी सदस्य बनने का जो भी शर्त होता है, उन सारे शर्तों को हम सब फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, अतः हमें अस्थायी सदस्यता दिया जाए। हालांकि ब्राजील को मिले या ना मिले, दक्षिण अफ्रीका को मिले या ना मिले, इस दोनों से बहुत तेज गति से भारत आगे बढ़ रही है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। और आज वर्तमान समय में भले ही हमें और आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पिछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, लेकिन जाके आर्थिक सर्वेक्षकों से पूछो, निस्वार्थ जो होगा उससे। राहुल गांधी सर्वेक्षक नहीं है, नहीं, क्योंकि धान के खेत में टाइल्स लगवा देंगे, जूता पहन के किसान जाएगा धान रोपने। तो ये आर्थिक सर्वेक्षक नहीं है, ये तो अपने एम्पायर को बचाने में ही, अपने द्वारा की जा रही भूमि जो बेनामी संपत्ति घोटाला, उसी को बचाने में लगे हुए हैं। इनको तो भले ही विपक्ष न हो, एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होकर हमारी वर्तमान सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए, इनके कमियों को ढूंढना चाहिए। तो ये कमी को न ढूंढकर अपने बचाव में ही केवल लगे हुए, तब जाकर के क्या एक बार नौजवानों से हल्ला बोल करवाते, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर। इनके पास तो कोई मुद्दा होता ही नहीं है, जो रियल मुद्दा उसका ध्यान देते नहीं है। और इसमें पिछड़ कौन जाता है? हम और आप पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जिस लोकतंत्र में अगर विपक्षी पार्टी मजबूत नहीं होगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी,
तो ना हो जाएगा क्या है ही। और लोकतंत्र में देश का तो भले ही विकास हो, लेकिन जनता के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बात समझ गए? खैर मुद्दे पर आइए। इसके बाद यूरोप महादेश जो पूंजीवाद और साम्यवाद रूपी जाता में पिसा रहा था। जाता देखें आप लोग, दाल दराता है ऐसे ऐसे, एक नीचे एक ऊपर आता है, बीच में नहीं, बीच में दाल को रख दो, कीला लगाओ तो ऐसे घुमाओ, नीचा वाला स्थिर रहता है, ऊपर वाला हिलते रहता है, अब बीच में जो दाल लड़ा रहा है वो बेचारा किस्ता रहता है। हाँ, छोटका छोटका तो निकल ही जाता है भाग चुके, सब जानता है। तो 1945 में पूंजीवाद और साम्यवाद रूपी जाता के दो चक्की में यूरोप महादेश के जितने छोटे छोटे देश थे 1945 में पिसना शुरू कर दिए। पूर्वी बनाम पश्चिमी का नारा देकर संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप महादेश के पूर्वी देशों पर, पश्चिमी देशों पर अपना वर्चस्व जमा रहे थे। वहीं यूरोप महादेश के पूर्वी देशों पर पूर्व सोवियत संघ अपना दबदबा जमाकर उसे अपने गिरोह में शामिल कर रहे थे। बात ही ना, यूरोप महादेश के आधा पर पश्चिमी हिस्सा पर रूस अपना दबाव, अमेरिका दबाव जमा रहा था, तो पूर्वी हिस्सा पर सोवियत संघ दबा रहा था, रूस दबा रहा था। इससे जो गरीब देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिसे जब मन होता दो खंडों में तोड़ देता। वहां लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर वहां का जनता और वहां के संसाधन का दोहन करना शुरू कर देता। तो इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं यूरोपीय संघ पर। किस पर? यूरोपीय संघ, अंग्रेजी में कहते हैं EU, यूरोपियन यूनियन। क्या नाम है? यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। जब वही साम्यवाद और पूंजीवाद के कुचक्र में पीस रहा था यूरोप महादेश की छोटी छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो जून 1955 की कहानी है। कब की? जून 1955 की कहानी है। एक टापू है अटलांटिक महासागर में, नाम है सिसिली। सिसिली टापू पर, बात समझ गए? सिसिली द्वीप है, अंग्रेजी में आइलैंड, आम बोलचाल की भाषा में टापू कहते हैं। सिसिली टापू पर कितने? 6 देशों ने। कितने देशों ने? यूरोप महादेश के 6 देशों ने, जिसमें नाम आता है इटली का, दूसरा आता है पश्चिमी जर्मनी, तीसरा आता है फ्रांस, चौथा आता है बेल्जियम, नीदरलैंड व लक्जमबर्ग। है। इन देशों ने जून 1955 ईस्वी में अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के सिसिली नामक टापू पर एक मीटिंग बुलाई। इन 5 देशों को मैसीना शक्ति के नाम से भी, मेसीना शक्ति, इन 5 देशों ने क्या बोला? एक मीटिंग बुलाया, 6 देशों ने, और यह विचार किया कि कभी संयुक्त राज्य अमेरिका मार्शल योजना के माध्यम से हम सबको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करता है, तो कभी रशिया
मोलोटोव योजना के माध्यम से हम सबको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करता है। और एक का सपोर्ट करना मतलब दूसरे का विरोध करने के बराबर है। जैसे रसिया ने कहा, जब भारत में गुट निरपेक्षता की नीति चल रही थी, रसिया ने क्या नारा दिया, जो हमारे साथ नहीं वो हमारे क्या है। मतलब ये तो जॉन फास्टर डलेस ने इसका विरोध किया और क्या कहा, ये तो अनैतिक नीति है। जरूरी नहीं है कि आपसे हमारी मित्रता नहीं है तो हम आपके दुश्मन हैं। हो सकता है कि हम तटस्थ रहकर, हम सबसे अलग रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के मार्ग पर ले जाना, लेकिन ऐसा दिमाग में तो पूंजीपति को सूझता नहीं है ना। उससे होता है कि सब हमारा दबदबा में, सब हमारे गुलामी के कुचक्कर में पिसता रहे। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना, इन देशों ने सोचा कि क्यों नहीं हम सब आपस में मिलजुल कर सबका साथ, नरेंद्र मोदी का लोगो उस समय था, सबका साथ और सबका विकास। शिक्षा के बात में लेके सब पढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, नहीं सब पढ़े तब ना सब बढ़ेगा। केवल मेरे पढ़ लेने से सबका विकास थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन 6 देशों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाया और एक अलग संगठन बनाकर एक दूसरे के पारस्परिक या आपसी सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी उसको दूर करने का क्या किया। 55 में हुआ, पुनः इन देशों ने 1957 में एक संधि पत्र पर क्या किया, संधि पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद 1 जनवरी 1958 में इन 6 देशों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना कर लिया। उस संस्था का नाम क्या पड़ गया, यूरोपीय संघ। गलत सही, एक लाइन में यूरोपीय संघ है क्या। यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को पश्चिमी यूरोप के 6 देशों इटली, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने किया। गलती किस है। धीरे धीरे इन 6 देशों के प्रगति को देखते हुए धीरे धीरे क्रमिक रूप से इकबाल का वही शायर याद आता है कि सरहिंद ने आलम पे अकवा में आलम काफिला, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। वैसे ही इनकी समृद्धि को देखकर धीरे धीरे यूरोप महादेश के अन्य देश भी क्या होते गए, क्रमिक रूप से शामिल होते गए और इनके सदस्यों की संख्या क्रमिक रूप से क्या होती गई, बढ़ती गई। और 1972 ईस्वी में ब्रिटेन इसका सदस्य बन गया और वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं, 28 सदस्य हैं। बड़ा विवाद चला, संशोधन करना पड़ा इसके लिए। यहाँ वहां के राष्ट्रपति को अपने पद गंवाना, सॉरी प्रधानमंत्री को पद गंवाना पड़ा अपना इसमें से हटने के लिए। गलती ऐसे डेविड कैमरून को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। जनता चाहती थी कि रहे, कैमरून चाहते थे कि जो लक्ष्य को लेकर वो शामिल हुए थे, मेरा लक्ष्य क्या हो गया, पूरा हो गया। अपने गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी कमजोरी को हटाने के लिए वहां मिले थे, लेकिन हमारी समस्या क्या हो गई, दूर हो गई। और सदस्यों का कहना था जनता को कि विषम परिस्थिति में जिसने हमको आगे बढ़ाया उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परिणाम है तो वोटिंग करा लो। लोक निर्णय हुआ वो, हाँ, उसका नाम देगा ब्रेक्जिट। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए, आपको बता दे 2016 में, उस समय करंट क्वेश्चन था ये, आप सब नहीं पूछेगा, आपसे जान लीजिए करंट क्वेश्चन नहीं है। यूक्रेन संकट आ सकता है आपसे,
क्योंकि राजनीति का ये मुद्दा है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर निकलने के लिए 2016 में ब्रिटेन में वोटिंग कराया गया था, लोक निर्णय जनमत संग्रह कराया गया, उसे कहा ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से एग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट मतलब हो गया ब्रेक्जिट। यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ का 1992 में मीटिंग हुआ था मास्ट्रिच, कहते हैं मास्ट्रिच सम्मेलन। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि जिस सदस्य देश को साथ रहना है, जुड़ना है, जुड़ सकता है, और जिसको जब हमारे ग्रुप से निकलने के तो निकल सकता है। इसी मास्ट्रिच संधि के आधार पर ब्रिटेन अपने आप को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन 1992 के इसी मास्ट्रिच सम्मेलन में यूरोपीय संघ में एक और बात कर दिया कि हम दुनिया के ऐसे संगठन हैं जिसके अपना ध्वज है, अपनी संसद है, अपनी न्यायालय है, अपना सचिवालय है, तो हमारी एक अपनी अलग मुद्रा होनी चाहिए। और मुद्रा का नाम क्या होगा? यूरो। मास्ट्रिच संधि में कहा कि हमारी अलग सब कुछ अपनी पहचान है, हमारी समस्याएं होती, हम तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जाते हैं, हमारी अपनी संसद है, अपना न्यायालय है, और इस न्यायालय में केवल सदस्य देशों के ही विवाद को सुना जाता है। तो क्यों ना यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं अपनी एक अलग पहचान को बनाए रखने के लिए एक अलग मुद्रा भी बना ले। उस मुद्रा का नाम क्या होगा? यूरो। और मास्ट्रिच संधि को 1993 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कि नाविलंब एक मुद्रा का निर्माण किया जाए। तो हुआ कि मुद्रा का नाम क्या होना चाहिए? तय हुआ कि मुद्रा का नाम होगा यूरो। और आपको बता दें यूरो मुद्रा को 1999 ईस्वी में प्रचलन में लाया गया। हालांकि प्रारंभ में बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन यूरोपीय संघ के 19 ऐसे देश हैं जिस देश में यूरो मुद्रा क्या हो रहा है? चल रहा है। और यूरो मुद्रा का वैल्यू अमेरिका के डॉलर के समकक्ष है। अभी आगे, हाँ आगे, लेकिन जितना अमेरिका का अस्थाई मुद्रा है उतना अस्थाई इसके पास नहीं है। तो दिक्कत। अब प्रश्न होगा कि सर ये यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? मन में एक बात आता है ना कि यूरोपीय संघ स्थापित हुआ तो इसका उद्देश्य क्या लोगों ने रखा, सदस्य देशों ने अपना उद्देश्य क्या बताया। तो यूरोपीय संघ का पहला उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। क्या था? पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा, अपने क्षेत्र का सतत विकास करना। आर्थिक विकास तब ना बढ़ेगा, प्रोत्साहित तब होगा ना जब सब एक दूसरे का क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अपने क्षेत्र का सतत मतलब लगातार तब विकास तब होगा जब संसाधनों का अनुकूलतम और उचित मात्रा में क्या होगा? दोहन होगा। तीसरा, जीवन स्तर को क्या करना? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तीसरा क्या था? जीवन स्तर। किसके जीवन स्तर को? तो क्षेत्र के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और चौथा इसका मुख्य बात होगा कि सदस्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संबंध को क्या करना? मजबूत करना। क्योंकि
अगर ये संबंध मजबूत होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ी तीव्र गति से क्या होगा, विकास होगा। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है। इस झंडा पर 12 स्टार हैं। कितने तारे हैं? पूछा गया प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा में कि यूरोपीय संघ के ध्वज पर कितने सितारे हैं। तो यूरोपीय संघ के ध्वज पर 12 सितारे हैं और ये जो 12 सितारा है वह पारंपरिक एकता, पूर्णता वह समग्रता का प्रतीक है। ये जो 12 सितारे हैं एकता, पूर्णता, समग्रता का क्या है, प्रतीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यूरोप में 12, जैसे मुसलमानों में 786, हमारे हिंदू धर्म में कुछ लिखता है श्री गणेशाय नमः, चाहे ओम लिख देता है, मुसलमान लोग लिखने से पर ऊपर 786 लिखते हैं। अब क्या है, हमने कैसे पूछा, कहा कि जैसे आप लोग श्री गणेशाय नमः शुभ लिख देते हैं तो हम लोग के लिए क्या है, यह शुभ डिजिट अक्षर है इसलिए हम लोग लिख देते हैं। तो प्रश्न है ये 12 शुभ का परिचायक है। तो ये रहा हमारा कौन, यूरोपीय संघ। अब आते हैं आसियान, एक नया संगठन है जिनका नाम है ASEAN, आसियान। क्या नाम है, आसियान। मन में होगा प्रश्न कि आसियान क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बेहद गरीबी है और दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देश लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को हिंद चीन कहा जाता है। गलत सही, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर सबका आबादी था। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में केवल यही 3 देश नहीं है, कई देश है। एशिया महादेश के दक्षिण में और एशिया महादेश के पूर्व कोना में जो देश हैं उसको दक्षिण एशिया का देश कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का देश कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत गरीबी थी। गरीबी इतना ज्यादा था कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश विकास नहीं कर पा रहे थे और यहां पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में क्या था, मौजूद था, लेकिन टेक्नोलॉजी और पूंजी के अभाव में क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। इसके संसाधनों को देखकर लालची चीन और अमेरिका अपनी लालच भरी, ललचाई भरी निगाह से देख रहा था। क्या कहा जाए तो कि दूसरे के संसाधन को लूटकर अपने को मजबूत करना क्या कहा जाएगा, लालची नहीं कहेगा तो क्या कहेगा उसको। वो तो अर्थव्यवस्था का डकैती कर रहा था। वो डाकू रात में आकर लूटता है, वो तो दिन में जाकर के लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट रहा है। तो चीन और अमेरिका की निगाह वहां पर पड़ी हुई थी। अमेरिका तो प्रारंभ में ही अपना भेज दिया उद्योगपतियों की, जाओ लगाओ कर खाना, फ्री में काम करवाओ। वहां से देखा कि आगे बढ़ने लगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आर्थिक बाघ होने लगा। देखा अमेरिका हमसे तो आगे बढ़ जाएगा, पूंजीपति को वहां से हटा लिया। तो किसी अन्य देश के पूंजी से ये सब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ के कुछ जो सक्रिय राजनीतिज्ञ थे उनके मन में यह विचार आया कि अगर बाहरी कंपनियां आएगी
अन्य महादेश की कोई कंपनी आएगी तो यहाँ यदि कारोबार करती है तो कुछ ना कुछ तो अपने मुनाफा का धनराशि लेके जाएगा। तो क्यों ना हम सब एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से अपने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अविकसित से विकासशील की ओर और विकासशील से क्रमिक रूप से विकसित की ओर ले चले। यही बात सोचकर 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश? 5 देशों ने 8 अगस्त 1967 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा को हम बैंकॉक घोषणा के नाम से जानते हैं। इसमें 5 देश थे। नाम था मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। 5 को हो तो गया। इन 5 देशों ने मिलकर, चूंकि सब एक ही एरिया का देश था, देखिए ब्रिक्स क्षेत्रीय संगठन नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ क्षेत्रीय संगठन है, आसियान क्षेत्रीय संगठन है। तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया। क्या किया? क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया। उसी क्षेत्रीय संगठन का नाम क्या था? आसियान। क्या नाम था? मतलब एसोसिएशन फॉर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। कब की गई? कहाँ की गई? बैंकॉक में। किस घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय भी बैंकॉक में है, और ये जो बैंकॉक है ये थाईलैंड की क्या है? राजधानी है। अब चेंज किया गया है जकार्ता। बैंकॉक जो है कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी। अब अब चेंज किया गया है। थाईलैंड, बैंकॉक जो है थाईलैंड में है, थाईलैंड की राजधानी है। तो शुरू में यही स्थापना की, मुख्यालय यही रहा। बाद में इंडोनेशिया के जकार्ता में इसके राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। इन 5 देशों के समृद्धि को देखकर अलग अलग वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया के और सदस्य शामिल हो गए, जैसे ब्रुनोई, उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। 10 पूर्ण गया। एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई बार बार पूछता है कि आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान कैसा संगठन है? क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना कब हुई? किस घोषणा के द्वारा? प्रारंभिक मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय जकार्ता किस देश में है? और आपको पता है कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और सबसे अधिक मुसलमान की आबादी वाला यदि कोई देश है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में लगभग 3000 द्वीप है।
आइलैंड है ही। इसके प्रारंभिक सदस्य मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, उसके बाद ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और पूछता है इसमें कौन आसियान का सदस्य है। देखो, भारत और भारत के अगल बगल में जो देश है उसको दक्षिण एशिया का देश कहते हैं। भारत और भारत के अगल बगल में जितने भी देश है वह दक्षिण एशिया का देश है। और दक्षिण एशिया के देशों के संगठन को सार्क कहते हैं। हालांकि टॉपिक भूगोल में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर यही दो है, वहां और आएंगे तो सार्क वगैरह और आएगा तो वहां चर्चा करेंगे। लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश है कौन, ये हर बार पूछता है इसमें कौन आसियान का सदस्य, तो ऑप्शन में म्यांमार ऑपरेट करता है। आई कौन घुमा देगा, कौन सार्क का सदस्य नहीं है। टीचर मैं ही या कोई भी बता देते हैं कि भारत के अगल बगल में जितने भी सटे हुए देश हैं चीन को छोड़कर सब सार्क का मेंबर है। लेकिन याद कर लो, चीन और म्यांमार दोनों को छाड़ दो, क्योंकि चीन पूर्वी एशिया का देश है और म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। बाकी चीन और इसको छाड़ दो तो श्रीलंका और मालदीव को लेकर 8 देश हो जाते हैं। सार्क 8 देशों का संगठन है और आसियान 10 देशों का संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, वहीं सार्क केवल दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। याद रहेगा 10 क्या है। अब देखिए इसका जो झंडा, इसका जो झंडा की बात करते हैं, इसका झंडा एक गोल घेरा है। गोल घेरा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एकता का प्रतीक है। ये जो राउंड है, सर्किल है, गोल घेरा किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और इसमें गेहूं की कितनी बालियां हैं, 10 गो है। धान की बाली है 10 गो, जो भी करो। हाँ बाली है ना कुछ के, कान के नहीं, धान की बोला। ये धान की 10 बालियां हैं। पूछेगा कहीं लोगों देखे ये किसका प्रतीक है, तो जरूर ना पूछ रहे, ये तो यूरोपीय संघ का है। और ये आसियान के प्रतीक में धान की कितनी बालियां हैं, 10। और ये जो गोला है किसका प्रतीक है, केबीसी में फोटो दिखा के पूछ देता है। सही बोले, किसी बिल्डिंग का फोटो दिखाएगा, पहचानो कौन बिल्डिंग है। लोग फंसाता ताजमहल और हुमायूं के मकबरा पर। फोटो में थोड़ी ना अंतर बुझा पाता, दोनों एक ही रंग है। ये है। खैर आइए, अब प्रश्न है आसियान का उद्देश्य क्या है। अगर आपसे पूछे आसियान का उद्देश्य क्या है, पहला गरीब देश था इधर, आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। क्या करना, पहला उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देना। तीसरा साझे हित, मतलब साझा मतलब मिला जुला हित पर काम करना। अगला अपने क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व को लाना। क्षेत्रीय संबंध को मजबूत बनाना। और कोई भी निर्णय आपसी सहमति के आधार पर ही क्या करना, लेना। और किसी एक दूसरे के तो मामला में हस्तक्षेप न करना। देखा कि हम लोग कमजोर है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश क्या है, कमजोर हैं। रूस और चीन या विश्व के जो भी विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, हमारे संसाधन को दोहन करने के लिए अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो 1992 ईस्वी में, कब, 1992 ईस्वी में निर्णय लिया गया कि इसे एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। क्या किया गया, एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब आसियान को एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषणा बनाने की घोषणा कब की गई, लेकिन लागू हुआ 2003 में। घोषणा यही हो गई, लेकिन लागू कब हुआ
बनाने की घोषणा की गई। क्यों की गई? कि ऐसा इसलिए करेंगे ताकि एशिया महादेश से कोई विदेश व्यापार करेगा ना, तो हम हमारी अर्थव्यवस्था को परेशान करने का काम नहीं करेगा। और इन देशों ने 1992 का समझौता लिया, निर्णय लिया कि हम लोग परमाणु बम न बनाएंगे। यह विश्व का ऐसा संगठन है जो प्रण लिए हुआ है कि हम सदस्य देश कोई भी न किसी से परमाणु तक न लेगा, न परमाणु हथियार क्या करेगा, बनाएगा। क्योंकि ऐसा है। लेकिन ये देश छोटे छोटे थे, इन देशों को अपने सुरक्षा का बड़ा डर था। एक सुरक्षा का एक मुद्दा आ गया, क्योंकि चीन अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा था। कभी कभी भारत भी व्यापार के नाम पर अपना, ब्राजील भी व्यापार के नाम पर, जापान भी व्यापार के नाम पर यहाँ पर अपना दबदबा जमा रहा था। तो 1994 ईस्वी में कब एशियाई क्षेत्रीय मंच की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? दक्षिण पूर्व एशिया के इन 10 देशों ने 1994 ईस्वी में अपनी सुरक्षा के खातिर एशियाई क्षेत्रीय मंच की क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। और एशियाई क्षेत्रीय मंच में विश्व के जितने भी विकसित देश थे या विकासशील देश थे, उन सबको न्योता दिया कि आइए हमारी मीटिंग में क्या कीजिए, बैठिए और हमको तरक्की करने के लिए कुछ सलाह होगा, तो हम आपके सलाह को क्या करेंगे, मानेंगे। और एशियाई क्षेत्रीय मंच में अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, भारत और यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं सब इसमें शामिल है। बड़ा होशियारी निकला कि सबको अपने में शामिल कर लो, सबको अपना दोस्त बना लो, तो दुश्मन कोई रहेगा नहीं, तो हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ेगी नहीं। प्रारंभ में आसियान की बैठक 3 वर्ष पर होती थी। प्रारंभ में आसियान की बैठक 3 वर्ष पर होती थी, लेकिन आपको बता दें 2000 के बाद किया गया कि 1 वर्ष पर, लेकिन 2007 में निर्णय हुआ कि नहीं, अब 6 माह पर होगा। एशियान की बैठक साल में कई बार होता है? 2 बार होता है। पहले शुरू में 3 वर्ष पर होता था, उसके बाद 1 वर्ष पर। लेकिन वर्तमान समय में आसियान की वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? 2 बार बैठक होती है। और उसी बैठक में अगले 1 साल के कार्यक्रम को ये लोग क्या कर लेता है, 6 महीना के कार्यक्रम को तय कर लेता है कि अगले हमको 6 महीना में हम सबको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। 13 खंड ब पाठ 4 आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र।